हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनीष, आप सब देखना शुरू कर चुके हैं विंसम क्लासेस। काफ़ी दिनों से चैनल पे कुछ वीडियोस वगैरह नहीं आई थी, बट इवेंचुअली आप सभी लोग जानते ही थे क्या उसका रीज़न था। तो कल ही अभी जो है केवीएस ने अपनी न्यू वैकेंसीज अनाउंस कर दी है, और आप सभी लोगों ने होपफुली सारी चीज़ें देखी हुई होंगी। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी उसको शेयर कर रखा है ना। तो मैं आज के सेशन में डिस्कस करूंगा कि अगर आप देखो, अपना सब्जेक्ट है सिर्फ इंग्लिश, ठीक है। वो भी टीजीटी एंड फॉर पीजीटी। पीजीटी तो देखो मैं खुद नहीं हूँ, मेरा मास्टर्स ही नहीं हुआ है। वट एवर, टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश के बारे में हम सब जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उनकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, उनके क्या मतलब क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा चीज़ें, उनका सिलेबस क्या है, और सिलेबस को आप किस तरीके से कोशिश करके उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि इस बार केवीएस ने ढेर सारे चेंजेस किए हुए हैं ना। तो अगर आप पुराने वीडियोस वगैरह आपने देख रखे होंगे, या आपने पुरानी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, तो फिर थोड़ा उसमें आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि केवीएस ने इस बार टीजीटी इंग्लिश में 100 मार्क्स का सब्जेक्ट कंसर्न का पेपर डाला हुआ है, जो कि इसके पहले नहीं हुआ करता था। इसके अलावा आपका इंटरव्यू हो गया, एंड देयर आर सो मेनी चेंजेस दैट केवीएस हैज़ डन दिस टाइम। तो थोड़ा हमें देखना होगा। उसके बाद जो एनसीईआरटी वाला जो पोर्शन रहेगा, उस पर मैं भी थोड़ी बात करूंगा कि आप उसको कैसे कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें होंगी। हाँ, एक बात और, टेलीग्राम चैनल आप सब ज्वाइन जरूर कर दीजिएगा। वहाँ पे ढेर सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम पे देखने को मिल सकती है। ओके। सो अगर बात की जाए तो टीजीटी से देखिए, हम सब फोर ये सारे जो स्क्रीन शॉट्स हैं ना, वो आपके उसी के हैं जो कल की नोटिफिकेशन थी। तो उसी पे हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो, इन्होंने पोस्ट डाल रखी है, 9 पोस्ट है, 9 से हमें मतलब नहीं है। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा टीजीटी इंग्लिश के बारे में, ठीक है। आप इसका पे स्केल देख सकते हो, 7 वगैरह। यहाँ पे पे स्केल उन्होंने काफ़ी अच्छा दे रखा है, जो टीजीटी का पे स्केल होता है। उसके अलावा अपर एज लिमिट जो है 35 ईयर्स है। और अगर आप कुछ उसमें आते हो जिनमें कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। इन्होंने क्वालिफिकेशन क्या डाल रखा है। क्वालिफिकेशन सिंपल है, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, या आपने कर रखा हो बैचलर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इट्स एग्रीगेट। मतलब कि अगर आप इंग्लिश में भरना चाह रहे हो, तो एक इंग्लिश अकेले सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरे नहीं बनते हैं। एंड आपका ग्रेजुएशन, जो अगर आप ग्रेजुएशन का मतलब इंग्लिश की बात हुई तो बीए ही किया होगा, बीए में भी टोटल 50% मार्क्स आते हो, ठीक है। तब तो आप उसके एलिजिबल हो। और आपने इसको कितने साल पढ़े हो दोस्तों, पूरे के पूरे 3 इयर्स आपने इसको पढ़ रखा हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे पोस्ट में देखो तो इसने दे रखा है टीजीटी इंग्लिश, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स। तो अगर इन अ नट से अगर कहना हो, तो आपका इंग्लिश 50% मार्क्स, ग्रेजुएशन में ओवरऑल 50% मार्क्स, और आपका कंप्लीट होना चाहिए बीएड, ठीक है। बहुत से लोग पूछते सर बीएड में सब्जेक्ट वगैरह, बीएड में सब्जेक्ट का कोई झंझट नहीं रहता है, तो उसमें आपको पढ़ने की नीड नहीं है। आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, और उसके बाद क्या मांगा इन्होंने, सीटेट, वो भी उसका पेपर सेकेंड, ठीक है। पास होना चाहिए, मतलब आपका वो कंप्लीट हो ना, पास इन द सीटेट पेपर सेकेंड कंडक्टेड बाय सीबीएसई इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द एनसीटी फॉर द पर्पस। उसके बाद ये क्या मांगते हैं दोस्तों, आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी प्लस इंग्लिश। और एक मांगा जाता है आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं लास्ट दो हटा भी दूं, मतलब हटाना क्या है, कंप्यूटर और हिंदी इंग्लिश तो आज के टाइम पे सबको ही पता होता है, बट ऊपर के जो चार मैंने लिख रखे हैं वो इम्पोर्टेंट, उसके बिना आप फॉर्म भरे हुए तो आपका फॉर्म जो है बेकार हो जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के होंगे तो आप देख लेना, वहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं आपकी, और टीजीटी हिंदी, एसएसटी साइंस, संस्कृत, मैथ्स एटसेट्रा। बट इंग्लिश का जो सिनेरियो यहाँ तक है, वो यहाँ पे इन्होंने साफ कर रखा है। और उसके अलावा अगर आपने मास्टर्स कर रखा है, तो उसमें इन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं है कि आपको कुछ छूट मिलेगा परसेंटेज वगैरह में।
ना डिटेल नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, अगर मुझसे यहाँ कुछ छूटता है तो आप उसको एक बार एज अ कैंडिडेट, एज ए एस्पायरेंट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप एक बार उस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, चलिए। तो ये तो हमारा हो गया क्या, इसकी क्वालिफिकेशन आपकी जो है, एलिजिबिलिटी आप हैं कि नहीं है आपने देख लिया, एज वगैरह सारी चीज़ें। अगर इसके सिलेबस के बारे में बात की जाए तो सिलेबस दोस्तों इस बार चेंज हो गया है, ये कल से ही आया है। आपने भी अगर देखा होगा तो सबसे पहली बात तो इसमें उन्होंने क्या कर दिया है, 70% जो है आपका रिटन एग्जाम से आना है, एंड जो बचता है 30% वो आपका होगा इस बार इंटरव्यू। सो इंटरव्यू तो वैसे हमेशा से ही होता था, का सिलेबस पैटर्न चेंज हुआ है, इनका सिलेबस 180 मार्क्स के हो गए ना। वाट एवर, इसमें डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो मैं लास्ट में आपको दे चलता हूँ नोट में, द वेटेज ऑफ रिटेन टेस्ट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, इसमें डेमो टीचिंग आपके 30 मार्क्स के आएंगे, 30 मार्क्स का इंटरव्यू आएगा, उसका क्या है 70:30 का है। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन रिटेन टेस्ट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें आपको डेमो क्लास पढ़ाई जाएगी, उन सबको जोड़कर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये आप समझना है 70 नंबर का, 70% आपका जो रिटेन में आएगा उसका सिर्फ 70% काउंट होगा। मतलब 180 का अगर पेपर है तो आप मान कर अगर आपके टोटल आते तो इसका 70% आपका उसमें जाएगा, और बाकी जो 30% बनेगा, मतलब 70 और 30 का रेशियो बनता है ना, तो आप रेशियो को यहाँ पर काउंट कर देंगे, उस पर मैं नहीं चलता हूँ। अगर सिलेबस देखा जाए इसका, तो सबसे पहले सिलेबस इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। शुरू के जो 3 पार्ट है आप इसको पेपर 1 कंसिडर कर सकते हो, और पेपर सेकंड जो है आपका वो सब्जेक्टिव पेपर है, जो कि इसके पहले नहीं हुआ करता था। सॉरी, शुरू के 3 पार्ट्स को हम सब पेपर 1 मान सकते हो, और लास्ट का जो पार्ट होगा पेपर 4 वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो, जिसके पहले केवीएस ने कभी प्रोवाइड हमको नहीं किया था। अगर डिटेल्ड सिलेबस के बारे में बात करो तो पार्ट 1 में इनके आते हैं प्रोफेंसी इन लैंग्वेजेस, जो कि होगा 20 नंबर का। अब लैंग्वेज की बात की जाए तो इनके लिए लैंग्वेज मतलब 2 ही हैं, एक आपका हो गया हिंदी, एक जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूसेज। अब देखो बात जहाँ होती है ना, ये सब ग्रामर को बस लिख के छोड़ देते हैं, यहाँ पे मतलब हो गया पूरा आपने जो भी पढ़ रखा होगा, जो भी बेसिक टॉपिक्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच और जो एडवांस्ड इंग्लिश के टॉपिक्स होते हैं, सारी चीज़ें इसमें कंक्लूडेड रही रहती है। जनरल हिंदी के बारे में बात करो तो 10 क्वेश्चन इसके भी आएंगे, पठन कौशल, वोकेबलरी आपकी हो गई, और व्याकरण एवं प्रयोग, मतलब जनरल इंग्लिश ग्रामर, जनरल हिंदी ग्रामर विथ वोकेबलरी, और जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होती है वो क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, डेट विल बी फॉर 20 मार्क्स। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 हो गया। चलिए, आपने पार्ट 1 अच्छे से पढ़ दिया। बात की जाए पार्ट सेकंड की, तो ये 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। इसमें आपका आएगा पहले तो जनरल अवेयरनेस, ठीक है, एंड करंट अफेयर्स, इसको मिला के बनेंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। अब जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आप सभी लोग जानते ही होंगे, कोई नई बात है नहीं, कंपटीशन में हम आए नहीं है। तो अवेयरनेस करंट अफेयर्स लगभग सेम चीज़ें होती है, थोड़ी बहुत क्वेश्चन जो आपको इसमें हिस्ट्री पॉलिटी में भी देखने को मिल जाए, में भी देखने को ना मिले। तो करंट अफेयर्स जो आप हाल चीज़ें जो घटनाएं घट रही है उसके ऊपर में ध्यान देना होगा। बाकी आती है रीजनिंग एबिलिटी, जो रीजनिंग 5 नंबर का आएगा, और 5 नंबर का कंप्यूटर लिटरेसी आएगा। ये मिला के आपका पार्ट सेकंड बनेगा, जो कि आपको एग्जाम में देके जाएगा 20 मार्क्स। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट 4 की। ठीक है, पार्ट 4 है आपका पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ठीक है, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। अब ये थोड़ा पढ़ोगे आपको बीएड के दिन की जो आपने की होगी एजुकेशनल ट्रेनिंग, उनकी थोड़ी याद आती है। 40 मार्क्स का आएगा, इसमें 10 मार्क्स का आएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, है ना, ये आप जिसको सीडीपी बोलते नहीं हो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट के एक तरीके से आप समझ सकते हो कि आपको बच्चे को समझना है, जिस बच्चे को आप पढ़ाने जा रहे हो। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग, जो आप इसको पेडागोजी कह सकते हो ना, थ्योरी आपका जो जो सारी इसने दे रखी है आराम से सिलेबस में। ये मेरा उतना पार्ट नहीं है, इसलिए मैं समझा नहीं सकता हूँ इन चीज़ों को। ठीक है, ये आपको देखना होगा। मतलब मैंने जो सिलेबस जो पढ़ा, मुझे मेरे जो बीएड में फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का ये मुझे लग रहा था। उसके बाद क्रिएटिव कंड्यूसिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। मतलब एजुकेशन में जो नई नई चीज़ें आई हैं उसको आपको यहाँ पे देखना होगा। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन मतलब
जब आप इस स्कूल ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे ढेर सारी चीज़ें होती है जो एक आइडियल स्कूल में होनी चाहिए, बट वो वहाँ पे नहीं है। तो आप उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, ये सारी चीज़ें हो गई। और क्रिएटिव कंड्यूसिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब आप सभी बच्चों के साथ कैसे लेकर चल सकते हो। तो आप देख लो 6 मार्क्स, 6, 6, 3, और इसका आपका हो गया 15, एंड डेट विल बी फॉर 10। तो ये आपको जो है पार्ट थर्ड जो है आपको ये 40 मार्क्स दिखे जाएगा। तो मैंने आपको कहा शुरू के जो 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये आपको देंगे 80 मार्क्स। और अगर आप चाहो तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो एज अ पेपर फर्स्ट, क्योंकि ये जनरल पेपर है, ये सबको आ रहे हैं। अब बात की जाए अगर पेपर पार्ट 4, जिसको आप कंसिडर कर सकते हो पेपर सेकंड। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कंसिडर कर सकते हो क्योंकि ये इसने नहीं बताया, इसे पार्ट में बांट के दिया इसको। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है आपका 100 मार्क्स का। इन्होंने कहा है रेफर एनेक्सर, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए लेकर मैं आया हूँ, ठीक है। तो ये तो आपका 180 नंबर का 180 मार्क्स का रिटन एग्जाम हो गया, ठीक है। उसके बाद 60 मार्क्स में आपके 30 मार्क्स के होंगे डेमो टीचिंग, और इंटरव्यू होगा आपका 30 नंबर का। तो होपफुली आपको पेपर फर्स्ट का जो पार्ट 3 पार्ट है वो समझ में आ गया। पार्ट 4 की ओर मैं चलता हूँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग इस बार आपको देखने को मिलेगा। और थोड़ा इसको मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये आया हुआ है हमारे सिलेबस में, इसके पहले था नहीं। तो कैसे पेपर होंगे, क्या होगा, ये तो भाई अब KBS ही जान सकता है, जो उसके पेपर सेटर्स होंगे। बट हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो हमने समझ रखी है, उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ। इन्होंने देखो आपको क्या कहा है, एज ए TGT आपको क्लास 6 to क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाना रहता है। वो बात दूसरी, अगर स्कूल में टीचर्स नहीं हो तो आप PGT भी देख सकते हो, बट TGT का मतलब ही होता है क्लास 6 to क्लास 10 के लिए। शुरुआत में इन्होंने कह दिया है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट्स ऑफ NCERT एंड CBSE, सॉरी। दैट मीन्स यू हैव टू रीड द NCERT बुक्स ना, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द CBSE, और उनके उनके टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग। टेक्स्ट बुक्स, अच्छा टेक्स्ट बुक्स किसके लिए? इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओनली TGT यू हैव टू रीड फॉर क्लास 6 to 10, और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर PGT देन यू हैव टू रीड बुक्स ऑफ द 11th and 12th। दैट इज सो सिंपल। हाउएवर द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग, अच्छा इसने यहाँ पे बोल दिया, ये आपका पहली चीज हो गई NCERT की बुक 6 to 10। दूसरी चीज यहाँ पे क्या कहते हैं, हाउएवर आके बोल रहे हैं कि टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स एट द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन। अच्छा ये भाई ग्रेजुएशन की बात आती है तो यहाँ पर तो सिलेबस थोड़ा ब्रॉड हो जा रहा है। ग्रेजुएशन पे जब बात आती है तो हम यहाँ पे फिर समझते हैं बेसिक्स ऑफ लिटरेचर से। बेसिक्स ऑफ लिटरेचर, अब बेसिक्स ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या हो गया, जो आपके होते हैं फिगर ऑफ स्पीच ना, डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस, जस्ट लाइक अगर आप में से कब मोस्ट ऑफ द दोस्त तो ऐसे होंगे जो टीचिंग करते आ रहे, तो उन्होंने ये सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे होंगे। तो जब हम सब चैप्टर एक खत्म करते हैं तो उस चैप्टर के लास्ट में पोएटिक डिवाइसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच, उसमें इंपॉर्टेंट वोकैब क्या रहा, इसका मोरल क्या रहा, तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों को सुनाते हैं, बच्चों को बताते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चा भी जो है स्टूडेंट है, जो लर्नर है, खुद से सीख कर इन चीज़ों का बाद में हमें बताया करे। तो उन चीज़ों को बताने के लिए एज अ टीचर आपको सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट ऑथर्स हुए हमारे ना, उसके बाद आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो मस्ट है, इसके बिना तो लिटरेचर की समझ ही नहीं बैठेगी, इंग्लिश लिटरेचर। तो ये तो लिटरेचर समझने की मैं बात करूँ तो आप इस 100 नंबर के पेपर को भी 3 पार्ट में बांट सकते हो, ठीक है। 3 पार्ट में बांटने का मतलब आप कैसे इसको पढ़ोगे, देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर आप यहाँ तक आ गए हो इस वीडियो में देखते हुए, दैट मीन्स आप समझ पा रहे हो, ठीक है। इंग्लिश नंबर कितने हैं दोस्तों इसके, 100। पहले मैं इसको बांट दूंगा 2 पार्ट्स में। पहले मैंने इसको बांटे कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। दैट विल बी फॉर इंग्लिश लिटरेचर एंड फॉर इंग्लिश ग्रामर एंड यूसेज वाला पार्ट, ठीक है, ओके। इसको फिर फर्दर हम सब डिवाइड करेंगे लिटरेचर वाले पोर्शन को 2 पार्ट्स में। एक होगा आपका ग्रेजुएशन लेवल में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी है, दैट विल बी बेसिक्स ऑफ, मैं बेसिक नहीं बोल रहा हूँ, मैं बेसिक्स बोल रहा हूँ, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर
ना, जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा था, फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री पढ़ा, सेकेंड ईयर में उसके टाइप्स एंड फॉर्म्स पढ़े, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स वी हैव रेड ड्यूरिंग आवर ग्रेजुएशन टाइम। और जो फर्स्ट पार्ट इसका रहेगा वो आपका रहेगा NCERT की बुक्स, जो कि होगी 6 to 10 तक की, अगर आप TGT देख रहे हो तब। और अगर आप PGT देख रहे हो तो आपका वो काम हो जाता है। ठीक है, अभी तक मैं अपनी समझ चीज़ों को बता रहा हूँ, आगे केवीएस हो सकता है कि इसको कुछ और क्लियर करेगा। ग्रामर के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो ग्रामर का सिलेबस भी इन्होंने दे रखा है सबसे लास्ट पॉइंट में। डिटर्मिनर्स हो गया ना, लिंकिंग वर्ड्स हो गए, एडवर्ब्स हो गया, टेंस हो गया, क्लॉज हो गए, प्रेजिवाइजेशन, एडजेक्टिव्स, मॉडल्स, वर्ड ऑर्डर इन सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच, सीक्वेंशियल टेंस, नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स, पार्टिसिपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, फ्रेजल, प्रपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, कोहेसिव डिवाउसेस, पंचुएशन एंड दीज काइंड्स ऑफ, मतलब इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो। जो एक होती है नहीं बेसिक ग्रामर, जो होती है बेसिक ग्रामर, जो आप क्लास 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हो। फिर आपके आती है एडवांस ग्रामर, जैसे कि मैं बात करूँ क्लॉज एंड कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस हो गए, ठीक है, प्रपोजिशनल फ्रेज, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, पंचुएशन मार्क्स हो गए। ये जनरली बुक्स में हम सब देखने को नहीं मिलता है। एडवांस में बात की जाए, जैसे कि 9 to 10 की मैं बात करूंगा, इसमें इसमें 6 to 8 आ जाएगा आपको। जैसे कि मैं एक छोटा एग्जाम्पल दूँ आपको, क्लॉज जो है, कोविड के टाइम से क्लॉज को क्लास 9 10 के सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, क्लॉज में ही हम सब पार्टिसिपल्स, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस पढ़ देते, पैसिव वॉइस हटा दिया गया है सिलेबस से ना। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये कभी आएंगी नहीं, आने वाले समय में ये सारी चीज़ें भी उस पर इंक्लूड होंगी सिलेबस में। तो ये आप समझ सकते हो कि जो 100 मार्क्स का ग्रामर रहेगा, वो आप इन चीज़ों में आप इसको बांट सकते हो। NCERT 6 to 10 उसने साफ दे रखा है। देखो भाई, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, ये जब मैंने DTPSB के थ्रू जो TGT क्वालिफाइंग एग्जाम ज्वाइन किया, तो ये क्लास 6 में मैंने पहला चैप्टर यही पढ़ाया था, मेरी अरेंजमेंट लगी हुई थी। ठीक है, तो ये देखो, क्लास 6 हो गया, ये 7th हो गया, एक सेकेंड, एक दो, ठीक है, ये आपका हो गया 8th हो गया, ये आपका क्लास 9th है, ये आपका क्लास 10th है। इसमें तो बहुत सारे चैप्टर्स आपने पढ़ भी रखे होंगे, जैसे कि ये सारे चैप्टर्स, एक तो अ लेटर ऑफ गॉड, तो हमने भी पढ़ा था बचपन में, अपनी 9 10 की किताब में थी। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर जो है कंप्लीट सिलेबस आपके सामने है ना। देखो, जैसे कि द 100 ड्रेसेस जो है सिलेबस से हटा दिया गया था, तो यहाँ पे भी देखने को नहीं मिल रहा है मुझे। तो जो न्यू सिलेबस है, जो न्यू इस साल का जो CBSE ने जारी किया था सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग जो है ये आई थिंक बना हुआ है। ठीक है, वाट एवर, आपको NCERT की 6 to 10 की बुक्स तो अभी ये समझ लो कि आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। बेसिक के लिए आप क्या कर सकते हो, अभी तक आप प्रिपरेशन करते ही आ रहे हो, आपने ग्रेजुएशन किया है, हम सब DTPSB के एग्जाम्स देखते हैं, यूपी एंड डिफरेंट स्टेट्स की TGT PGT देखते हैं। आप में से कई दोस्त नेट और एटसेट्रा चीज़ों की तैयारी कर रहे, तो बेसिक सेम रहता है। ठीक है, हमने वही जो बेसिक्स पढ़ रखे हैं, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर क्या है, वो सारी चीज़ें जो है सेम रहनी है, उससे क्वेश्चंस अच्छे खासे बन के आएंगे। ग्रामर हमने पढ़ रखा है, एक जो न्यू चेंज है आपके लिए वो ये है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके जो है हम पढ़ेंगे जब इन चीज़ों को, तो उसमें आपको ये समझ में आए। जैसे द फन दे हैड हो गया, इसमें किसकी कहानी है, इसमें क्या फ्यूचर में स्कूल्स के बारे में, दो बच्चे रहते हैं, इनको एक बुक मिल जाती है। बुक में जो है पास्ट में कैसे स्कूल होते थे वो था। द साउंड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक के डेवलपमेंट के बारे में। लिटिल गर्ल, एक बच्ची अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है। और ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन, द स्नेक एंड द मिरर, माइल्ड चाइल्डहुड, सो मेनी टॉपिक्स आर गिवन। और ये सारी चीज़ें आपको जो है डीपली पढ़ के जाना है। डीप का मतलब डीप ही होता है। अगर आपसे कोई ये कहता है कि बस आप स्टोरी पढ़ दो, तो उससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम हम देख रहे हैं KVS, वो आप ऑल इंडिया के बारे में बात करते हैं, पूरे इंडिया में। ठीक है, तो डीप ही पढ़ना होगा हर चीज़। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मैं बढ़ता हूँ। अगर तो आप टेक्स्ट बुक कैसे फाइंड कर सकते हो, सबसे पहली बात तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है इसका। उस लिंक में अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ से सारी टेक्स्ट बुक जो है क्लास 1 to 12 तक की आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्लास डालो, सब्जेक्ट डालो, बुक का टाइटल, जैसे क्लास 6 की ये बुक है हनी शकल। ठीक है, इसके सारे चैप्टर्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अगर आप परचेस कर पाते हो NCERT की बुक्स तो फिर
ठीक बात है। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे ऐप वगैरह हैं जिससे आप बुक्स को आसानी से, एनसीईआरटी की बुक्स को आसानी से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ईजिली आप नोट्स बना सकते हो। बाकी विंसम क्लासेस पे आपको वीडियोस अब टाइम टू टाइम प्रोवाइड होते नहीं, कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हो। पीजीटी के बारे में बात करो दोस्तों, सेम चीज़ें हैं। अपर एज 40 ईयर्स है। इनका वही कहानी है कि 50% जो है आपका होना चाहिए। ठीक है, एमए आपका होना चाहिए इंग्लिश के साथ, बीएड होनी चाहिए आपकी, और वही सारी चीज़ें हैं। सीटेट का डिमांड इसमें नहीं किया गया। सिलेबस भी देखो दोस्तों क्या है इसका। रीडिंग पैसेज है ना, जो क्लास 12th में होता है, टू एक्सेस कॉम्प्रिहेंशन इंटरप्रिटेशन इनफ्रेंस एंड वोकेबलरी। ठीक है, विजुअल इनपुट्स, ये सारी जो है आपका नोट मेकिंग, समराइज। मतलब यार अगर आप पढ़ा रहे हो ना अपनी 11th एंड 12th का अगर सिलेबस देख रखा होगा तो पीजीटी तो सेम हुई है। राइटिंग स्किल देखो, नोटिस राइटिंग हम बच्चों को रोज पढ़ाते हैं। इन्विटेशन राइटिंग एंड रिप्लाई भी मैंने, मतलब मैं तो यहाँ 11th 12th ही देख रहा हूँ, तो पढ़ाते ही रहते हैं हम सब। लेटर्स राइटिंग हमने पढ़ा रखा, आर्टिकल राइटिंग हो गया, डिस्क एनालिटिकल हो गया, वर्बल क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट क्लास 11th में है, पोस्टर 11th में, स्पीच 11th में है, डिबेट 11th में है। मतलब 11th 12th का पूरा सिलेबस उन्होंने उठा के दे रखा है। 11th 12th ही है बस दोस्तों। 11th 12th आप एनसीईआरटी उठा लो। मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि टीजीटी थोड़ा टफ इन्होंने बना रखा है। पीजीटी मुझे टीजीटी के अकॉर्डिंग ज़्यादा आसान लगता है क्योंकि इसमें चैप्टर्स कम है। ठीक है, ये देखो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये दोनों आपके हो गए क्लास 11th का, ये आपका होगा क्लास 12th का। इसमें एक चैप्टर है द थर्ड लेवल, कहाँ गया भाई, द थर्ड लेवल, ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, ये समझ ही नहीं आया मुझे आज तक। द थर्ड लेवल पढ़ना, मैं तो सजेस्ट करूँगा अगर आप वीडियो ये देख रहे हो यहाँ तक आप आ गए हो ना, तो सबसे पहले तो आप इसी बुक इस चैप्टर को जरूर से पढ़ो पहले आप, और मुझे कमेंट करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे बताना कि क्या मज़ा आया, क्या समझ में आया इस चैप्टर को। ठीक है, तो ये तो बात होगी पीजीटी पे। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी सिलेबस को लेकर, जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको चीज़ें जो यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, कोई आपका, मैं बता दूं, आप A7985094020, ये व्हाट्सएप नंबर है। टेलीग्राम चैनल का नाम है विंसम क्लासेस। ठीक है, इसके थ्रू कोई भी डाउट और क्वेरी, और देखो मैं डाउट एंड क्वेरी का मतलब हो गया सिलेबस और कैसे पढ़ना, ये सारी चीज़। जब क्या होता है ना, एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, ओबीसी डब्ल्यू, उसके बारे में मुझे इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपका उन चीज़ों को लेकर। जिसमें है मैं उसमें आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं, एक सेकेंड। आपको जो है वो डाउनलोड कैसे करो, तो मैंने खोल के रखा हुआ है, ये देखो हमारा टेलीग्राम चैनल हो गया। देखो ये एनसीईआरटी का आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि मैं क्लास डाल दूं यहाँ पर, क्लास 11th, सब्जेक्ट मैंने डाल दिया, कहाँ गया इंग्लिश भाई अपना, इंग्लिश। बुक का टाइटल हॉर्नबिल जो है, अभी बुक वहाँ पर चल रहा है, गो किया मैंने ना। जैसे अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तभी टेलीग्राम पे ढेर सारे साथी मैसेज कर, मैंने पहला चैप्टर इसका ओपन कर दिया। पहला चैप्टर आपका जो खुल के आएगा उसका नाम है द पोर्ट्रेट। ठीक है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अब आप इसको जो आसानी से आप पढ़ें और देखें क्या चैप्टर में क्या इसमें चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें। चैप्टर की शुरुआत में देखो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इनफर देयर मीनिंग्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। बड़ी मज़ेदार चीज़ें होती है दोस्तों। बच्चे को जब हम सब पढ़ाते तो बच्चे समझना ही नहीं चाहते हैं कि सर ये क्यों बता रहे हैं, मतलब अच्छी चीज़ें हैं। अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बुरी नहीं समझ में, बट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से है। बाकी देखो क्वेश्चंस आप पूछो कैसे बनेगा, देखो यहाँ अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट दिया गया, आप इसको पढ़ो क्या है। ढेर सारे क्वेश्चन, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, वर्किंग विथ वर्ड्स, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। एज अ स्टूडेंट आपको बन जाना है यहाँ पर। ठीक है, आपको ये सोचना ही नहीं कि अभी आप एक टीचर की तैयारी करेंगे, हम स्टूडेंट की तरह, जैसे छोटा बच्चा बोर्ड की तैयारी करता है ना, पूरा सिलेबस ये आप यहाँ से पूरी बुक को भी डाउनलोड कर सकते हो एज अ पीडीएफ। ठीक है, ये राइटिंग स्किल्स दे रखा है, इस राइटिंग स्किल्स नंबर सेकंड देखो सर, नोट मेकिंग होगा ना, समराइजिंग है आपका। तो क्या इससे सिलेबस का ही पार्ट है आपका। और कोई भी क्लास आप देखो, जैसे क्लास 10th का आप इंग्लिश देख सकते हो, बुक का टाइटल मैंने डाल दिया फर्स्ट फ्लाइट टू गो। पढ़ा ये चैप्टर लेटर टू गॉड हमने जो पढ़ रखा है हमेशा से ना। तो क्या है बिफोर यू रीड है, एक्टिविटी क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर एग्जाम में नहीं आता, रिटर्न एग्जाम में नहीं आता, तो इंटरव्यू में पूछेंगे, वो डेमो क्लास में आपसे पूछेंगे।
तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी की बुक्स को कैसे एक्सेस करोगे इसका आप सब जो है वो देख लो अपना, ठीक है। चलिए, तो कोई भी डाउट होगा आपके पास, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई नई इन्फॉर्मेशन, नया अपडेट होगा, मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता रहूँगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम, तब तक के जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।